नमस्कार। वीडियो के अंक में देखते हैं अर्थशास्त्र एक परिचय। और ये भी देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है अर्थशास्त्र एक परिचय। ये एक नवीन जो सिलेबस है या नवीन सब्जेक्ट है, इसको बनाने जा रहे हैं इस पर लेक्चर। इससे पूर्व देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप पर जो है इंडियन हिस्ट्री के तीनों अंग, जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण नोट्स बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जियोग्राफी के अंतर्गत उसके दोनों पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पार्ट्स जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाकर यानी संपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर देगी। और अभी नियरेस्ट जो है भारतीय राज्य व्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर यानी भारतीय संविधान की विकास गाथा को संपूर्ण रूप से हमने समझने का प्रयास किया। उसके महत्वपूर्ण लेक्चर जो है बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। इसका लेक्चर जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स पर आधारित है और यह लेक्चर देखें तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जो है आरओ री एग्जाम 2023, इसके अलावा अपर पीटी एग्जाम 2025, एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत देखें तो 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के यूपीएससी परीक्षाओं के लिए, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, यूपीट्रिपलएससी पीट यानी यूपीट्रिपलएससी द्वारा आज पेट 2025 के लिए भी ये लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र एक परिचय, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन को इसको देखते हैं। इसमें मेन पॉइंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखेंगे, संपूर्ण रूप से देखने का प्रयास नहीं करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं इसके मेन पार्ट को लेते चलते हैं जल्दी से एग्जाम दृष्टिकोण से। इसमें अर्थव्यवस्था उत्पत्ति देखें तो आइकोस प्लस नोमोस से बनता है। आइकोस मीन्स घरेलू और नोमोस में प्रबंधन यानी डोमेस्टिक मैनेजमेंट। आइकोनोमिया ग्रीक वाक्य का शब्द है, यानी इसमें इसका मतलब क्या हुआ, घरेलू प्रबंध हुआ। प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार देखें तो अर्थशास्त्र कला समूह की प्राचीनतम तथा विज्ञान स्वयं नवीनतम सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। इकोनॉमिक्स इज द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट, द न्यूएस्ट ऑफ द साइंस एंड इंडीड द क्वीन ऑफ द ऑल सोशल साइंसेस। इसका उपयोग देखें तो यानी अर्थशास्त्र के 5 प्रमुख स्तंभ यानी जो इकोनॉमिक्स हैव टू 5 पिलर, यानी इकोनॉमिक्स के क्या है 5 पिलर हैं, यानी 5 स्तंभों पर टिका हुआ। पहला उत्पादन है यानी प्रोडक्शन करना, दूसरा उपयोग कंज्यूम करना होगा, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, विनिमय एक्सचेंज करना होगा, और लोक यानी पीपल फाइनेंस, यानी इसमें फाइनेंस संबंधी 5 पिलर पर जो इकोनॉमिक्स टिका हुआ है इसके पिलर हैं, जिस पर ये आधारभूत रूप से यानी इसके संरचना या इसका कह सकते हैं बेस से इसके पिलर हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंधित विद्वानों के मत को देखा जा सकता है। अल्फ्रेड मार्शल इससे संबंधित अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ अर्थशास्त्री, रॉबिन्सन जो है ये इसमें अक्सर पूछ देता है कि किस अर्थशास्त्री का यह कथन है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ कहते हैं। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं, और रॉबिन्सन का ये देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था को देखें तो अर्थव्यवस्था 2 रूपों में, विज्ञान के रूप में एज ए साइंस, एज ए आर्ट। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था जो है तो विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, जैसे कि विज्ञान का जो होता है अध्ययन क्रमबद्ध होता है सुव्यवस्थित, तो वैसे ही विज्ञान के रूप में करना होगा क्रमबद्ध होगा। कला के रूप में दैनिक जीवन संबंधित है, पूर्व अनुमान पर आधारित व्यवहारिकता पर संबंधित है, यानी ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था जो है इसके 2 रूपों में होता है। इसके बाद देखें यहाँ पर तो अर्थव्यवस्था का महत्व, इसमें महत्व इसका सैद्धांतिक महत्व, व्यवहारिक महत्व है। सैद्धांतिक रूप से ज्ञान में वृद्धि, उत्पादकों को लाभ, यानी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। यानी इसका महत्व दोनों रूप में, सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिक। अर्थव्यवस्था की क्रियाएं देख सकते हैं, तो क्रिया इसमें देखें तो ये 5 प्रकार की क्रियाएं हैं, यानी वर्किंग सिस्टम इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स किस रूप में काम करता है। पहला प्रोडक्शन के रूप में, दूसरा कंजप्शन के रूप में, तीसरा विनिमय के रूप में, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन, और 5वां जो इसका है पब्लिक फाइनेंस के रूप में। यही हमने समझने का प्रयास किया था शुरू में कि 5 स्तंभों पर टिका हुआ है, तो यही इसके कार्य की भी है, यानी वर्किंग सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक जो है यही इसके पिलर भी हैं। यही पिलर देखें अर्थव्यवस्था के 5 प्रमुख स्तंभ है, तो ये स्तंभ इसके जो है वर्किंग सिस्टम के रूप में भी कार्य करते हैं। आगे देखते हैं इसमें तो अर्थव्यवस्था जो होती है कितने प्रकार की होती है, इंपॉर्टेंट है इसमें। तो एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इन सबों को अध्ययन कर लेते हैं। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में देख सकते हैं इसके सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो इसका निर्धारण 3 प्रकार से किया गया है। वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत कीमत सिद्धांत है, साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत वितरण सिद्धांत है, आर्थिक कल्याण सिद्धांत ये है। तो इसके जो यह इसमें पार्ट दिए गए हैं, पुनः देखें तो ये 2 पार्ट में और ये 3 पार्ट में बटा, यानी साधन कीमत निर्धारण सिद्धांत वितरण सिद्धांत में मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि वस्तु मूल्य निर्धारण सिद्धांत कीमत सिद्धांत में मांग का नियम और उत्पादन लागत का सिद्धांत काम करता है।
अब इसमें देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। तो अंतर के रूप में इस सारे अंतर को देख सकते हैं। इसे मेन अंतर देखें समझने के दृष्टिकोण से, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें केवल समझना ये कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो उपयोगिता से इसको देख लेते हैं। उपयोगिता क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए उपयोगी है। समष्टि अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है। उपयोगिता से हम अंतर समझ सकते हैं। महत्व क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक सिद्धांत की सत्ता को मापदंड प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। समष्टि अर्थशास्त्र संरचना में निहित भ्रम को दूर करने महत्वपूर्ण। विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र कीमत विश्लेषण से मदद रखता है। समष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य आय का विश्लेषण करना है। इसके बाद इस सारी जानकारी को इसमें देख सकते हैं कि क्या इसमें अंतर है। अंतर समझने का हमने प्रयास किया। समस्याओं के स्तर पर देख सकते हैं। सीमा को भी हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से इसमें अंतर निर्धारित करता है। इसमें देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार को जल्दी समझ लें। तो अर्थशास्त्र के प्रकार यानी टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स देखें तो पहला नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण, विकास के आधार पर वर्गीकरण और वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण है। पहला नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की हो जाएगी। उदारवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। लिबरल इकोनॉमिक, सोशलिस्ट इकोनॉमिक और मिक्स इकोनॉमिक। भारत में देखें तो मिक्स इकोनॉमी यानी यहाँ देखें तो कृषि के साथ साथ जो है वो देखें उद्योगों का भी अस्तित्व है भारत में। इसके बाद देखें ये आपका जो है विकास के आधार पर वर्गीकरण यदि हम करते हैं तो विकास के आधार पर वर्गीकरण देखें तो इसमें अंडर डेवलपिंग इकोनॉमिक यानी अविकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित विकासित अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। भारत का लक्ष्य 2047 भारत की आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ तक विकसित अर्थव्यवस्था में होना। अभी देखें तो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमिक्स यानी ये लेस डेवलप्ड अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था यानी अविकसित अर्थव्यवस्था तो नहीं है, अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत डेवलपिंग कंट्री के रूप में भारत है वर्तमान में। और अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि वह जो है विकसित अर्थव्यवस्था में आ जाए। जैसे देखें G7 के जो कंट्री हैं, अभी देखें G7 का सम्मेलन जो कनाडा में G7 का सम्मेलन जो कनाडा में आयोजित किया गया था वहाँ भारतीय प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था। और अभी ब्रिक्स का सम्मेलन देखें जो हुआ वो ब्राज़ील में आयोजित किया गया, वहाँ भारतीय प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया। तो G7 जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं का देशों का एक समूह संगठन है। तो चलिए इसको करंट अफेयर्स में हमने विस्तार से चर्चा कर ली, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं इस पर है। तो यहाँ देखें वैश्विक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण अर्थव्यवस्था करेंगे 2 प्रकार की है। पहले देखें तो इसमें खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। ज़्यादातर विश्व की इकोनॉमी खुली ओपन इकोनॉमी ही होती है, बंद अर्थव्यवस्था नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ देशों में बंद अर्थव्यवस्था है जहाँ पर आयात निर्यात जो होते हैं बंद होते हैं वो बंद अर्थव्यवस्था, जहाँ आयात निर्यात खुले होते हैं ओपन जो इकोनॉमी होती है। इस पर हम देख सकते हैं विस्तार से। यानी नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार में देख सकते हैं कि उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवाद अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों के अंतर यानी तीनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखा जा सकता है क्या अंतर है। यानी अंतर के रूप में देखें उपयोगिता के आधार पर ही अंतर समझ लेते हैं एक ही पॉइंट पर। तो बाजार की शक्तियों द्वारा मांग, आपूर्ति और प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होते हैं। बाजार और गैर बाजार दोनों घटक एक साथ उपस्थित होते हैं और इसमें उपयोगिता को बल उदारवादी में दिया जाता है। और महत्वपूर्ण अंतर देखें तो इसमें उदारवादी अर्थव्यवस्था में देखें तो बाजार की शक्तियां केंद्र में होती हैं। समाजवाद अर्थव्यवस्था में राज्य की कल्याणकारी भावना होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं होती है। अब इसके बाद अल्प विकसित देश था या अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के आधार देखते हैं तो आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं हैं। यानी इसमें देखें अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में ये विद्यमान है वर्तमान में। साक्षरता का कम होना, रूढ़िवादिता, सामाजिक जड़ता, राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक कठोरता, संकुचन दृष्टिकोण था। धार्मिक कट्टरता नहीं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। साक्षरता में भी भारत जो है अग्रणी देश के रूप में उभर रहा है। रूढ़िवादिता, सामाजिक जड़ता इत्यादि से इसलिए भारत विकसित देश होने के कगार पर है। अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ तक भारत विकसित होने की प्रबल संभावना रखता है। आर्थिक विशेषताओं में क्या होता है, प्राथमिक उद्योगों की प्रधानता होती है। प्राथमिक उद्योग मतलब कृषि, यहाँ प्रधानता ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर अभी भी है। पूंजी निर्माण की निम्न दर, औद्योगिक पिछड़ापन अभी व्यापक बेरोजगारी भी, आर्थिक विषमता का अधिक, मौद्रिक संगठन का अभाव, आयात की अधिकता, द्वैत अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देख लेते हैं विकसित था अल्प विकसित यानी विकसित था अल्प विकसित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अंतर देखते हैं। तो विकसित अर्थव्यवस्था था अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था में अंतर देखें तो विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर होते हैं। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से कम होते हैं। वैज्ञानिक प्रगति एवं तकनीकी प्रगति उच्च स्तर पर होती है। वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी विकास कम स्तर होता है। इसमें दूसरा अंतर यह था, राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र मतलब औद्योगिक इंडस्ट्री और तृतीय क्षेत्र सेवा का अधिक योगदान, जबकि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि का अधिक योगदान पाया जाता है। ये सारे अंतर को इसमें देख सकते हैं। यानी यहाँ जनसंख्या का भार कम एवं जीवन उच्च स्तर होता है।
जनघनत्व अधिक एवं लोगों का निम्न जीवन स्तर पूंजी निर्माण में यहाँ पर सारी जानकारी दे सकते हैं। मुख्यतः विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है, मुख्यतः कच्चे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में इम्पोर्टेंट ये है एग्जाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी यूरोपीय देश इसमें हैं। और यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया इत्यादि आते हैं इसमें, यानी अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये हैं। आप देखते हैं तो बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में अंतर को जल्दी समझते हैं। तो यहाँ पर क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी के देखते हैं। तो इस अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई आर्थिक संबंध नहीं होता, इसलिए बंद अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था का विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था से आर्थिक संबंध रखते हैं, यानी निर्यात आयात होता है, इसलिए ये यहाँ पर ओपन इकोनॉमी के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद यह अंतर और दिया गया है, लेकिन मुख्य रूप से अंतर हमने देख लिया। और ये एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था है, बंद एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था और जो ओपन है एक वास्तविक अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय एग्जाम पूछ देता है, इसलिए आप नोटेड पॉइंट के रूप में देखें कि प्राथमिक क्षेत्र के प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर के कौन कौन क्षेत्र हैं। तो प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि एवं कृषि संबंध गतिविधियां हैं, और उसमें हैं कौन शामिल, तो कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, ऊर्ध्वाधर और उत्खनन क्षैतिज शामिल हैं इसमें। सेकेंडरी सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र होता है, इंडस्ट्रियल होता है, और इसमें जो 3 प्रकार हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन होगा, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग होगा, तीसरा विद्युत गैस एवं जलापूर्ति होगी, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। तीसरा टर्शरी सेक्टर, इसके अंतर्गत देखें कौन कौन से सेवा क्षेत्र हैं, इसमें देखें तो परिवहन एवं संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, व्यापार और सामुदायिक सेवाएं जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 6 सेवाएं इसमें दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, इस सर्विस के अंतर्गत है, तृतीय क्षेत्र है। देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र को यहाँ पर देख सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो सम्मिलित क्षेत्र है इसका भाग देख सकते हैं। तो यहाँ पर कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य, उत्खनन और खनन, ऊर्ध्वाधर ये प्राथमिक क्षेत्र हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से इसमें सेवाएं शामिल हैं, तो इसमें देख सकते हैं सामुदायिक सेवाएं यानी कम्युनिटी सर्विसेज, परिवहन एंड संचार यानी ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, तीसरा इसमें बैंकिंग, चौथा बीमा और पांचवा भंडारण और छठा इसमें व्यापार है। आय के अनुसार देशों के समूह को देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया वर्गीकरण देख सकते हैं, समूह देशों की संख्या। तो निम्न आय समूह वाले देशों की संख्या 31 है, निम्न मध्य आय समूह वाले देशों की संख्या 51 है, उच्च मध्य आय समूह वाले देशों की संख्या देखें 53 है, और उच्च आय वाले देशों की संख्या सर्वाधिक देखें तो 80। सभी को जोड़ देते हैं तो यहाँ देखें 3 2 5 5 हो गया, और 8 5 13, 13 5 18, 18 3 21। तो इस प्रकार से कुल देश देखें 215 देश या 215 कंट्री इसमें हो जाएंगे समूह के रूप में। देखिए वर्तमान में जो देशों की संख्या है वो 210 प्लस हैं, और इसमें 193 यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन से संबद्ध कंट्री हैं, और इसमें देखें तो 20 देश जो हैं वो स्थल रुद्ध हैं, यानी जिसके आसपास समुद्र या जल नहीं पाया जा रहा है। 20 देश स्थल रुद्ध हैं, और इसमें देखें तो जो 2 देश जो स्थल रुद्ध हैं दक्षिण अमेरिका में, उसमें अक्सर पूछता है केवल 2 ही देश स्थल रुद्ध दक्षिण अमेरिका में, एक बोलीविया है, दूसरा पराग्वे है। और दक्षिण पूर्व एशिया में जो एकमात्र लाओस जो है वो स्थल रुद्ध है, लेकिन हम ज्योग्राफी वाले पार्ट में विस्तार चर्चा कर लें, इसलिए यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन जो है आय के अनुसार ये देख सकते हैं कि देश किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हैं। बाद यहाँ देखें 2017-18 का दिया हुआ डाटा है, इसको अपडेट कर देते हैं। वर्तमान में भी यही स्थिति है, यानी यहाँ देख सकते हैं विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं नॉमिनल जीडीपी पर आधारित $1 ट्रिलियन में। तो पहली अमेरिका बनी हुई है, दूसरे स्थान पर जापान सही है, तीसरे स्थान पर देखें तो वो इंग्लैंड है, चौथे स्थान पर अपना देश भारत वर्तमान में आ चुका है। सॉरी, यहाँ पर क्रम थोड़ा उल्टा बता दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले स्थान पर जो अमेरिका है, दूसरा यहाँ स्थान चीन है, तीसरे स्थान पर देखें जापान है, चौथे स्थान पर जर्मनी है, यानी ये 4 स्थान जो है आज भी ये अभी कायम रखे हैं। 5वें स्थान पर ये जो है अपना देश भारत आ चुका है, जो 6ठे स्थान पर था। इंग्लैंड जो है 6ठे स्थान पर आ चुका है। तो सॉरी, इसके लिए करेक्शन यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि ये क्रम दिया हुआ था, बताने में थोड़ी जल्दबाजी हो गई। तो आप इसको पुनः देख लें, पहले स्थान पर अमेरिका बना हुआ है, और दूसरे स्थान पर चीन है, हालांकि ये डाटा चेंज हो चुके हैं वर्तमान में, और तीसरे स्थान पर जापान है, चौथे स्थान पर जर्मनी बना हुआ है, और 5वें स्थान पर भारत हो चुका है। ऐसी संभावना है कि जल्दी जर्मनी को पछाड़ते हुए भारत चौथे स्थान पर आ जाएगा, और बहुत जल्द जो है जापान को भी पछाड़ कर तीसरे स्थान पर भारत जो ये अर्थव्यवस्था के रूप में शामिल हो सकता है भविष्य में बहुत जल्द। इसके बाद वस्तुओं के विभिन्न
श्रेणियाग्रह वेरियस सीरीज ऑफ गुड्स को देख लेते हैं। सार्वजनिक वस्तुएं पब्लिक गुड्स को देखते हैं, तो यानी वस्तुएं कौन से, इसको आप एक नज़र देख लें तो यहाँ पर अक्सर इन वस्तुओं के बारे में पूछ देता है। निजी वस्तुएं कौन सी होती हैं, मिश्रित वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए यह मिश्रित ऐसी वस्तुएं जो न तो शुद्ध रूप से सार्वजनिक वस्तु और न ही शुद्ध रूप से निजी वस्तु, बल्कि उसमें दोनों के लक्षण विद्यमानों से मिश्रित वस्तुएं कहते हैं। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। सफ़ेद वस्तुएं वाइट गुड्स इत्यादि को देख सकते हैं। इसके बाद गिफिन वस्तुएं से एग्जाम पूछ देता है, तो ऐसी वस्तुएं जिसकी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग में वृद्धि तथा कीमत में कमी होने पर मांग में कमी होती है, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। ये सारी वस्तुओं को आप देख सकते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को देख लेते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि दोनों के अंतर रूप में समझ लेते हैं। यानी आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक ग्रोथ है। आर्थिक विकास गुणात्मक संकल्पना है, यानी गुणात्मक है, और आर्थिक समृद्धि गुणात्मक संकल्पना है। यानी आर्थिक विकास भी गुणात्मक है और आर्थिक समृद्धि भी गुणात्मक इसमें दिया है। तो अंतर किस रूप में इसमें, अगला अंतर समझने का प्रयास करते हैं दूसरे रूप में। तो दूसरा है आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी एवं संस्थागत परिवर्तन भी होता है। आर्थिक विकास जो होगा तो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी और संस्थागत परिवर्तन भी होता है। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया एक स्थिर प्रक्रिया है, यानी स्थिर है। इसमें किसी प्रकार की नवीनता का सृजन नहीं होता है। ध्यान रखें, आर्थिक समृद्धि जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है और इसमें नवीनता नहीं होता है, इसमें नवीनता होता है। ये अंतर यहाँ स्पष्ट हुआ। आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है। आर्थिक समृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन पहले हो चुका होता है, इसलिए आर्थिक समृद्धि में उत्पादन में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास के अंतर्गत ये सारी जानकारी देख सकते हैं। इसमें देखें, आर्थिक विकास सामाजिक निर्देशन मार्गदर्शन जो उत्पन्न परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक समृद्धि केवल उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। अब इसमें देखते हैं आर्थिक सुधार के अंतर्गत इसको समझ लेते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्रथम पीढ़ी की आर्थिक सुधार, द्वितीय पीढ़ी की आर्थिक सुधार, तृतीय पीढ़ी की आर्थिक सुधार, यानी फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म, सेकंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म और थर्ड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में इसको समझ लेते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में सुधार औद्योगिक सुधार था, द्वितीय पीढ़ी में राजकोषीय सुधार, मौद्रिक सुधार, व्यापार सुधार और निवेश सुधार के अंतर्गत हुआ, और तृतीय पीढ़ी में कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म के अंतर्गत तृतीय पीढ़ी का आर्थिक सुधार है। थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल रूप में समझते हैं कि आर्थिक विकास दर को किस प्रकार से निकालते हैं। तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में जीडीपी में परिवर्तन वृद्धि या कमी हो, और पिछले वर्ष के जीडीपी से यदि हम भाग करके 100 गुणा कर देंगे तो आर्थिक विकास की दर की वृद्धि मालूम हो जाएगी। जैसे पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन, यानी पिछले वर्ष को मान लेते हैं जो है 100 है और वर्तमान वर्ष में 110 है, तो वृद्धि कितनी हुई, 10 की हो गई। और पिछले वर्ष का जीडीपी कितना है, 100 है, और 100 गुणा कर देंगे, 100 से कट जाएगा, 10% आर्थिक वृद्धि होगी। कहने का आशय यही हुआ। आर्थिक विकास में ढांचागत पक्ष को देख सकते हैं। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का दृष्टिकोण उसका नजरिया क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में रोजगार विहीन समृद्धि को ध्यान देना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यही है, ने रोजगार विहीन समृद्धि को गरीबी का प्रमुख कारण बताया। यूएनडीपी ने समृद्धि की 4 अवस्थाएं बताई हैं, यानी समृद्धि यही है, आर्थिक समृद्धि ये देख सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार की नवीनता का सृजन नहीं होता, स्थिर प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके क्या है ढंग में। तो यहाँ देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पादन के उद्योगवार वितरण में परिवर्तन, जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में परिवर्तन, आधारभूत उद्योगों का विकास, सामाजिक परिव्यय पूंजी, सोशल ओवरहेड कैपिटल, बैंकिंग और दूसरी वित्तीय संस्थाओं का विकास, आधारभूत संरचना में स्वास्थ्य और शिक्षा इसमें है। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ एनडीपी का दृष्टिकोण, यानी इसको हमने देख लिया था। यहाँ पर देख सकते हैं निष्ठुर समृद्धि एंड रथलेस ग्रोथ होगी, दूसरा स्वर विहीन समृद्धि, तीसरा भविष्य विहीन समृद्धि और चौथा जड़ विहीन निर्मुक्त समृद्धि के अंतर्गत ये शामिल हैं। मानव विकास सूचकांक 2022 का रिपोर्ट है, इसको अपडेट कर लेते हैं 2024 के हिसाब से, क्योंकि 2025 जारी है। तो भारत का इसमें जो स्थान 130वां है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में भारत नहीं है। मानव विकास सूचकांक 2022 के रिपोर्ट ये दिया हुआ है। हालांकि इसमें जो है देखें तो 191.132वां था, तो बहुत अंतर नहीं है। वर्तमान में 130वें स्थान पर भारत है। इसमें हमने देखा कि जो लेटेस्ट डाटा 2025 के हिसाब से देखें तो भारत का या 24 है, क्योंकि 25 ये वर्तमान में 24 का ही जारी किया जाएगा, 25 से पूर्ण नहीं हुआ है। तो 2024 के डाटा के साथ भारत का जो है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में स्थान 130वां है, और भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसका भी HDI जो देखें तो 130वें स्थान पर है। तो ये भारत बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। इसमें जो मेन फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसके जो आधार क्या है, मानव विकास सूचकांक निकालने के आधार क्या है, तो यहाँ पहले समझ लेते हैं। मानव विकास सूचकांक के आय की गणना कैसे की जाती है। तो इसमें 3 आधारों पर इसकी गणना की जाती है। पहला जो होता है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन यानी जीवन प्रत्याशा, इसको निकाला कैसे जाता है यहाँ देख सकते हैं। अर्थात जीवन के समय
जीवन के समय जीवन प्रत्याशा क्या, जीवन क्या है, तो देखें जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में जो समय व्यक्ति को मिलता है, जीव को मिलता है, वही उसका जीवन लाइफ है। दूसरा ज्ञान नॉलेज यानी ये शिक्षा इसमें शामिल होती है और इसको निकालने का तरीका यहाँ पर है। और तीसरा प्रति व्यक्ति आय अर्थात पीपीपी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय निकालना है, जीएनआई पर कैपिटा पीपीपी और आय सूचकांक, और इसको निकालने का तरीका यह है। तो 3 आधार पर मानव विकास सूचकांक एचडीआई इस ऐसे आप निकाल सकते हैं, यानी तीनों का देखें तो यहाँ हम गुणा कर देंगे, तीनों पार्ट का गुणा करके इसका हम जो है घलमूल निकाल लेंगे तो मानव विकास सूचकांक एचडीआई मालूम हो जाता है। यानी एलईआई पहला देखें तो लाइफ एक्सटेंसिव बर्थ, यानी एलईआई यहाँ पर है, इसको निकाल सकते हैं इसका। और दूसरे का देखें तो ईयू यह है, और यह देखें तो आपका जो है थर्ड यह है आपका जो है, इसका हम तीनों गुणा करके इसका जो है वो घनमूल निकाल देंगे तो मानव विकास सूचकांक हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो आर्थिक समृद्धि के मापांक, आर्थिक विकास के मापांक। तो आर्थिक समृद्धि कैसे मापा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के रूप में, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के रूप में, निवल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी के रूप में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के रूप में, नेट नेशनल प्रोडक्ट्स के रूप में, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम पीसीआई के रूप में। इसके बाद आर्थिक विकास के मापक, आर्थिक विकास के रूप में देखें तो ये ज़्यादा व्यापक इससे है आर्थिक विकास, क्योंकि यहाँ देखें तो मानव विकास सूचकांक इसमें एचडीआई शामिल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लैंगिक विकास सूचकांक देखें तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, लैंगिक सशक्तिकरण मापन जेंडर एम्पावरमेंट मेजर जीईएम है, लैंगिक खुशहाली सूचकांक यानी जेंडर वेल बीइंग इंडेक्स जीडब्ल्यूआई है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई है, तकनीकी उपलब्धि सूचकांक टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इंडेक्स टीएआई है, और वैश्विक खुशहाली सूचकांक जो है एचपीआई है। ये मापांक जो है आर्थिक विकास के मापांक। आर्थिक समृद्धि से जो होता है, आर्थिक समृद्धि से किसी देश की जो विकास की गाथा नहीं जानी जा सकती, बल्कि आर्थिक विकास से उसकी समृद्धि का स्तर मापा जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देख लें। इकोनॉमिक ग्रोथ के इंपॉर्टेंट्स कौन है, तो हाई टैक्स रेवेन्यू से होती है, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होता है, इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें होती है। आगे इसमें हमने देख ही लिया है, आगे चलते हैं इसमें देखें तो ये सब सारी जानकारी इसमें जीवन का भौतिक गुणात्मक सूचकांक, बहुआयामी गुणात्मक सूचकांक जो कि इससे संबंधित था, हमने देखा आर्थिक विकास के मापांक के अंतर्गत ये सारी चीज़ इसमें शामिल है कि बहुआयामी निर्भरता सूचकांक कैसे मापते हैं, यानी यहाँ पर जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक कैसे मापते हैं, और यह बहुआयामी निर्भरता सूचकांक कैसे मापते हैं, तो शिक्षा संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, और ये सारी जानकारी इसमें है। इसके बाद देखें तो लिंग असमानता सूचकांक, लिंग आधार सूचकांक इसको किस प्रकार से मापते हैं, यहाँ दिया गया हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स, हैप्पी प्लेनेट सूचकांक, और वैश्विक भुखमरी सूचकांक कैसे नापते हैं यहाँ पर दिया गया। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम निकालने का तरीका देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय प्लस सरकारी व्यय माइनस मशीनों की गिरावट व्यय प्लस निर्यात एवं आयात के मूल्य में अंतर को घटा देते हैं, यानी नेशनल इनकम C प्लस I प्लस G माइनस D प्लस X माइनस M इक्वल टू कर देंगे तो नेशनल इनकम हो जाए। राष्ट्रीय आय देखें नेशनल इनकम, तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई। इसके बाद राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां देखें तो 3 विधियां इसमें है। उत्पादन विधि है यानी प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड है, दूसरा आय विधि इनकम मेथड है, तीसरा व्यय विधि है यानी एक्सपेंडिचर मेथड है, इसको देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उत्पादन विधि देख सकते हैं, उत्पादन विधि यानी पहली विधि हमने क्या देखा था, उत्पादन विधि। तो उत्पादन विधि के रूप में हम देख सकते हैं कि यह है कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य माध्यमिक उपभोग यहाँ देख सकते हैं, तो इसमें विक्रय और स्टॉक परिवर्तन, घरेलू उपभोग, यानी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस दृष्टिकोण से नहीं है, अब इसको केवल एक जानकारी के रूप में इसको देख सकते हैं। आय विधि देखें तो कर्मचारी यानी दूसरे प्रकार के आय विधि है, यानी राष्ट्रीय आय को मापने का आय विधि के तहत मापते हैं, तो ये ज़्यादा विस्तार है इकोनॉमिक्स से। इसके बाद अन्य विधियाँ इनकम मेथड में देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ ये सारी जानकारी भारत के सामान्य निवासी तथा भारत के गैर निवासी कुछ उदाहरण देख सकते हैं, यानी भारत के सामान्य निवासी, भारत के गैर निवासी जो हैं उनमें क्या उदाहरण है, तो भारत के सामान्य निवासी नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडियन, भारत के गैर निवासी नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन कहलाते हैं। भारत में स्थित विदेशी दूतावास में काम करने वाले भारतीय होते हैं। विभिन्न देशों से कनाडा, जैसे देखें कनाडा, जापान स्थित भारतीय दूतावास में काम करने वाले जो होते हैं ये NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन होते हैं। तो ये सारी जानकारी है। शेष विश्व भारत के राजदूत हैं, भारत में विश्व के राजदूत हैं। घरेलू आय राष्ट्रीय आय में अंतर देख सकते हैं, यानी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या अंतर है। तो एक अंतर महत्वपूर्ण समझ लें, ये
यह एक देश की घरेलू सीमा है, ध्यान देना है, एक देश की घरेलू सीमा में सृजित आय कारक का कुल योग है, भले यह आय निवासियों द्वारा सृजित की गई हो या गैर निवासियों द्वारा। यह एक देश के निवासियों द्वारा सृजित आय कारक का कुल योग है, भले यह आय घरेलू सीमा के अंदर सृजित की हो अथवा शेष विश्व में की गई हो। तो ये राष्ट्रीय आय होती है, जबकि घरेलू आय है। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय सम्मिलित नहीं की जाती है, यानी घरेलू आय में जो केवल घरेलू आय रहेगी, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कारक सम्मिलित हो, जिसमें भारत में जो रहने वाले कामगार मजदूर वर्ग है या जो भी काम करने के भारत में जो पैसा भेजते हैं, जैसे कि रेमिटेंस होता है, सर्वाधिक देखें भारत रेमिटेंस भेजने वालों में पिछले 10, 15, 20 सालों से नंबर 1 स्थान बना हुआ है। आज भी वो पहले स्थान पर रेमिटेंस, यानी जो भारत के जो निवासी हैं, भारत में जो धन भेजते हैं, विदेशों का धन भेजते हैं, उसमें वो आर्थिक यानी देखें तो राष्ट्रीय आय में जोड़ती है ना, कि घरेलू आय में जोड़ी जाती है। भारत में आर्थिक विकास देख सकते हैं, यहाँ पर है आर्थिक विकास को, यह देखें आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग एक संगठित आर्थिक प्रयास है, जिसमें राज्य एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय नियंत्रण किया जाता है। वर्ष 1930 में महामंदी के पश्चात नियोजन की अवधारणा लोकप्रिय हुई थी। तो नियोजन के उद्देश्य देख सकते हैं, नियोजन के उद्देश्य में आपके ये शामिल है निर्धनता के चक्र को समाप्त करना, बेरोजगारी को दूर करना, आधारभूत संरचना का विकास करना, कृषि उद्योगों का समन्वित विकास करना शामिल है। योजना आयोग देखें तो यह भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू की गई और योजना आयोग 1950 में लागू किया गया था। हालांकि 2015 में योजना को समाप्त करके जो है उसके स्थान पर नीति आयोग जारी कर दिया। नीति आयोग वर्तमान में है, तो यानी विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ ने 1928 पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया। तो वर्तमानस में योजना 2015 से आगे आयोग की जगह यानी योजना की जगह नीति आयोग ने ले ली है। नियोजन विशिष्ट तत्व को देख सकते हैं, एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है, यानी ये बुक याद रखना है किसके द्वारा लिखी गई है, तो एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया था, जबकि यानी यहाँ राष्ट्रीय नियोजन समिति की उस दौरान जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो सुभाष बाबू थे, यानी सुभाष चंद्र बोस जी थे। और यह देखें तो आपका जो हरिपुरा जो सम्मेलन था उसमें यह गठन किया गया था, जबकि 39 त्रिपुरी संकट से संबंधित था, उसमें हमने इतिहास में विस्तार चर्चा कर लिया है। वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान नामक एक 15 वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, 8 उद्योगपति शामिल थे बॉम्बे प्लान योजना में। वर्ष 1940 में श्री मन नारायण ने गांधीवादी योजना नाम से एक योजना का निर्माण किया था। जनवरी 1950 में श्री जयप्रकाश नारायण ने यानी जेपी नारायण ने सर्वोदय योजना के नाम से एक योजना प्रकाशित की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ ने वर्ष 1960 पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किया, तो शुरू में दे दिया था। नीति आयोग को देख सकते हैं, यहाँ देखें तो 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग को एक नया रूप नाम देते हुए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, यानी इसका पूर्ण रूप ही कई परपोज देता है, नीति का मतलब दे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग गठन घोषणा 1 जनवरी 2015 की गई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत का जो भी प्रधानमंत्री आएगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष स्वतः हो जाएगा। नीति आयोग के उद्देश्य देख सकते हैं, इसमें ये सारी जानकारी नीति आयोग के अंतर्गत दी गई है, इसमें सारी जानकारी को आप कवर कर सकते हैं। उतना ज़्यादा नीति आयोग की विशेषताओं को इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं नीति आयोग योजना आयोग में अंतर देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो है नीति आयोग योजना आयोग है। इस आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरी रणनीतिक और तकनीकी परामर्श देना, ध्यान देना है, परामर्श देना है। योजना आयोग की प्रकृति केंद्रीकृत थी। योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्रियों से सलाह नहीं ली जाती थी। यह सहयोगात्मक संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरेशन पर आधारित इस संघवाद का विरोधी था। इसमें केवल केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, यानी नीति आयोग में केवल केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका भी समान रूप से थी। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी को देख लें तो राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का गठन कैबिनेट के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 में किया गया था। योजना आयोग के बाद ही गठन किया गया था, क्योंकि 1950 में ही योजना आयोग का गठन कर दिया गया था। यह नीति आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक निकाय, ध्यान रखना कि भी गैर संवैधानिक निकाय है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं और नीति आयोग का सचिव भी इसका मुख्य सचिव होता है। श्री के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, सुपर कैबिनेट किसको कहा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। और कौन कहा था? राष्ट्रीय विकास परिषद स्पष्ट नीति आयोग से उच्च निकाय है, यानी नीति आयोग से उच्च निकाय है, जिसका लक्ष्य नीति आयोग केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। अब इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं शुरू होती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना को देख सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चलती है, प्रथम आम चुनाव 1951-52 से प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम जो गवर्नमेंट बनती है, चुनी हुई गवर्नमेंट, उस पर है। तो ये योजना हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। ये पूछ देता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। और इस योजना में कृषि एवं सिंचाई को प्राथमिकता, इसके प्राथमिकता क्षेत्र को याद रखना है। इस योजना में देखें क्या निर्माण हुआ था, तो भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी निगम
तथा हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना देखें, दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महाबोलिस मॉडल पर आधारित थी। मॉडल को याद रखना है। इस पंचवर्षीय में भारी उद्योगों की स्थापना जोड़ दिया गया था। इस योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात स्थापित किए गए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखें, तृतीय योजना स्पष्टतः किसी भी आर्थिक मॉडल पर आधारित नहीं थी, परंतु इसमें महाबोलिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल मुख्य सुखमय चक्रवर्ती की प्लानिंग मॉडल थी। जे सैंडी का डेमोन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल, प्रमुख रूप से चक्रवर्ती मॉडल जो कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित का प्रभाव देखा जा सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त बनाना था। तो ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं। चौथी योजना अशोक रुद्र एवं SL मान्य द्वारा तैयार की गई कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित 5वीं पंचवर्षीय योजना को देख सकते हैं इसका। और अनुव्रत योजना 1978-80 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनता पार्टी सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1970 के लिए अनुव्रत प्रारंभ किया गया था। अनुव्रत योजना रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुन्नार निर्डल ने किया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय DT लकड़वाला को जाता है, इंपॉर्टेंट है। छठी पंचवर्षीय योजना को देख सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस योजना को पर्सपेक्टिव प्लानिंग में 7वीं पंचवर्षीय योजना को देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद देखें, यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही 1991 में उदारीकरण के साथ साथ भारत में आर्थिक सुधार प्राप्त हुआ था। 1992 में 8वीं पंचवर्षीय महाबोलिस मॉडल की जगह राव यानी नरसिंहा राव और मनमोहन सिंह मॉडल को स्वीकार किया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना देख सकते हैं, 8वीं यानी 8th 5 ईयर प्लान उदारीकरण के बाद लागू की गई थी। यह योजना जॉन W मूलर के मॉडल पर आधारित थी और इसकी सर्वोच्च प्राथमिकता मानव विकास संसाधन को दी गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना देख सकते हैं, यानी इसमें जानकारी। 10वीं पंचवर्षीय योजना यह है। 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना देखें, इसके बाद समाप्त कर दिया गया था। तो इसकी अवधि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक, अब 30 सितंबर 2017 तक विस्तार किया गया था। उद्देश्य तीव्र धारणी एवं अधिक समावेशी विकास था। प्राथमिक ऊर्जा और सामाजिक क्षेत्र थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडिया विजन 2020 है, जो कि बीत चुका है। योजना आयोग ने 23 जनवरी 2003 को, यानी 3 से देखें तो 2020 तक के लिए जो था, आने वाले 2 दशकों में अर्थव्यवस्था प्रगति को पुनरावलोकन करने महत्वपूर्ण दस्तावेज इंडिया विजन 2020 जारी किया था। योजना आयोग के सदस्य श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में विशेषज्ञों को तैयार किया गया था। इसके बाद ये देख सकते हैं, जो आपकी पंचवर्षीय योजनाओं को एक चार्ट में दिखाया गया, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। योजनावधि, लक्षित वृद्धि दर, औसत वृद्धि दर, मॉडल और केंद्रीय बिंदु। पहली पंचवर्षीय योजना समय देख सकते हैं, लक्षित दर 2.2, औसत वृद्धि 3.6, ज़्यादा इसमें लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा की औसत वृद्धि दर हुई। हेराल्ड मॉडल आधारित कृषि विकास बल दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना इस समय और कृषि मॉडल और क्या क्या हुआ। तीसरी पंचवर्षीय योजना देख सकते हैं, 3 पर वार्षिक परियोजनाएं। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद 3 वार्षिक परियोजनाएं चलती हैं 1966 से 1969। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना आप देख सकते हैं, ये किस पर आधारित है। 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसको अनुव्रत योजना, फिर 6ठी योजना, फिर 7वीं, फिर 8वीं योजना चलती है। 9वीं योजना, 10वीं योजना, फिर 11वीं, 12वीं योजना को देख सकते हैं और इसके सारे मॉडल और इसकी उपलब्धि क्या थे। इसके बाद समसामयिक योजनाएं कार्यक्रम को देख सकते हैं इसमें। तो जो प्रारंभ किया गया है, देखें 2014, यानी जिसमें भी 2014 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं सारे योजनाएं। 2014 में जो जितनी भी योजनाएं शुरू की गई, देख सकते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं 2014 की हैं, इनको 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है आज, क्योंकि ये 2024 में ही 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और 2015 में जितनी योजनाएं शुरू की गई हैं, यहाँ 2015 से देखें योजनाएं शुरू, तो अभी ये देखें तो यहाँ जून तक की जितनी भी योजनाएं, इनको भी 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है 2025 में। इनको देख सकते हैं एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इसके बाद देखें 2015 की सारी योजनाएं जो हैं, यानी 2015 में ये अभी तक देखें तो यहाँ तक भारी भरकम योजनाएं 2015 में शुरू की हैं। तो इन सारी योजनाओं को जो है 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, यानी यहाँ से देख सकते हैं ये सारी योजनाएं जो है अपने शुरुआत से 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, यानी योजना। इसके बाद 2016 यानी 15 एक से बाद 16 की योजनाएं इसमें शामिल है। 15 की योजनाएं काफ़ी इसमें हैं, फिर 17 की हैं, फिर यहाँ पर ये विजन है। तो कुछ देख सकते हैं 15 की योजनाओं को, यानी इंपॉर्टेंट है कि 2015 की योजना को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो इसमें कौन सी 2015 की योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको भी पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अटल पेंशन है, इसको 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी इसके 10 वर्ष की जो है वह मनाया गया था। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग लोगों के लिए साधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक की इसमें थी। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना 9 मई 2015 को 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का बीमा कवरेज है। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन
सुनिश्चित करने के लिए लाया गया था। अमृत को देख सकते हैं, अमरूद क्या है, अटल मिशन ऑफ रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 25 जून 2015 से लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 शुरू किया गया था, इसको देख सकते हैं। कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय विकास योजना, ये सब जुलाई की हैं। तो आज देखें तो आज 15 जुलाई है, तो 15 जुलाई का मतलब ये हुआ कि आज इसको 10 वर्ष पूरे हो गए जो 15 जुलाई को शुरू किए गए थे। और इसके बाद ये अगस्त में है, यानी आने वाले समय में ये सब जो है 10 वर्ष पूर्ण कर लेंगे। इसको देख सकते हैं। इसके बाद वर्ष 2021-22 की प्रमुख योजना को देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें देखना होगा वर्तमान में 2024-25 की प्रमुख योजनाओं को देखना होगा, क्योंकि लेटेस्ट है ये वर्तमान दृष्टिकोण से, उस दौरान के लिए महत्वपूर्ण था। वर्ष 2021-22 की प्रमुख योजनाओं को यहाँ देख सकते हैं, जो ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। यानी इसमें देख सकते हैं उज्ज्वला 2.0 योजना को देख सकते हैं, पीएम केयर्स इत्यादि को देखा जा सकता है। तो ये जो है योजनाएं जो हैं, इसको हम जो है इकोनॉमिक सर्वे और जो आम बजट पेश किया गया था उसके अंतर्गत जो देखने का प्रयास करेंगे। जो अभी देखें तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण लेक्चर नेशनल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। शेष पार्ट फाइनेंस का है, यानी जो वित्तीय संबंधी जानकारी, आर्थिक परिदृश्य, उस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर जब अपलोड किया जाएगा तो सारी योजनाएं अपडेट करते 2024-25 के लिए कवर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर इन योजनाओं को आप देख सकते हैं एक दृष्टि के रूप में। तो इन योजनाओं को केवल एक नज़र आप देख लें। इसके बाद देख सकते हैं योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर अब गरीबी, पॉवर्टी को कवर करते हैं। पॉवर्टी क्या क्या कहलाता है? तो गरीबी वो आर्थिक और सामाजिक वंचना की स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति नहीं कर पाता है। प्रोफेसर अमर सेन, यानी भारत के जो मशहूर अर्थशास्त्री अमर सेन जी, उनका कहना है गरीबी अक्षमताओं का अभाव, उनका डिफिनीशन है गरीबी अक्षमताओं का अभाव है। गरीबी क्षमताओं का अभाव, यानी क्षमताओं का अभाव ही गरीबी है, ये कहना अमर सेन का, महान अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार गरीबी क्या है? गरीबी आधारभूत आवश्यकताओं में प्राप्ति की अक्षमता है गरीबी। नीति आयोग के अनुसार देखें तो जीवित रहने, स्वस्थ रहने तथा दक्षता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अभाव गरीबी है। जीवित रहने के लिए फॉर लिविंग, पानी, भोजन चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए फॉर हेल्थ, पोषण, न्यूट्रिशन, ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन चाहिए। दक्षता के लिए फॉर स्ट्रेंथ, आवास, वस्त्र, शिक्षा और बैंकिंग योग्यता कानून थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भी मनुष्य की आवश्यकता 2 प्रकार व्यक्त किया गया। न्यूनतम आवश्यकताएं जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य है। यानी ये सारी जानकारी देख सकते हैं। गरीबी को दूर करने के लिए बहुत लोग कदम नहीं उठा रहे, लेकिन उसकी डिफिनेशन बहुत लोग बता रहे हैं। यानी गरीबों को हटाया जा रहा है, ना कि गरीबी हटाने का प्लान किया जा रहा है। तो गरीबी के प्रकार देखें, टाइप ऑफ पॉवर्टी क्या है? निरपेक्ष गरीबी है, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरा सापेक्ष गरीबी है, यानी ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से जो कैसे क्या आप निरपेक्ष गरीबी देखें तो जो व्यक्ति या समुदाय निर्धनता से नीचे जीवन यापन करता है उसे निरपेक्ष निर्धन माना जाता है। इसका अनुमान प्रति व्यक्ति उपभोग की जाने वाले न्यूनतम कैलोरी की मात्रा और न्यूनतम भोग स्तर पर लगाया जाता है। तो ये हमने निरपेक्ष गरीबी देख लिया, निरपेक्ष गरीबी है। और सापेक्ष गरीबी क्या? रिलेटिव गरीबी क्या होता है? समानता गरीबी सापेक्ष अवधारणा है। समानता गरीबी सापेक्ष अवधारणा जिसके अंतर्गत समाज के औसत व्यक्ति के जीवन स्तर की तुलना में किसी व्यक्ति की उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं सापेक्ष गरीबी ये है। तो गरीबी का दुष्चक्र यानी विस्कस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्चक्र में विस्कस सर्किल ऑफ पॉवर्टी में देख सकते हैं ये है। इसमें कितने रूपों में है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रूपों में गरीबी का दुष्चक्र चलता है। इसमें संसाधनों का अभाव होता है, कम उत्पादन होता है, आर्थिक गतिविधियों का कम होना होता है, रोजगार का कम होना या गिरावट होना, कम आय प्राप्त होना, कम बचत करते हैं, कम निवेश करते हैं और गरीबी में फंस जाते हैं। यानी ये दुष्चक्र बना रहता है। नोट देखें तो गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नक्शे द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार गरीबी का कारण गरीबी ही है। यानी इस सिद्धांत का गरीबी का कारण जो गरीबी है, कोई व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है। वाह क्या डिफिनेशन है सॉरी। इसमें भारत में निर्धनता का अनुमान देख सकते हैं। तो इसमें भारत में निर्धनता का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए NSSO द्वारा शीर्ष गणना अनुपात, हेड काउंट रेशियो यानी HCR विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी भारत में गरीबी का अनुमान कौन लगाता है? NSSO लगाता है। और इसका अनुपात किससे है? HCR यानी हेड काउंट रेशियो से। शीर्ष गणना अनुपात यानी SCR क्या है? निर्धनों की कुल अनुमानित संख्या बटे कुल जनसंख्या भाग करके 100 गुणा कर देंगे तो ये जो है हमारा यानी भारत में जो है शीर्ष गणना अनुपात से गरीबी निकाली जा सकती है। यानी कुल कितने निर्धन है, कितनी जनसंख्या भाग कर देते हैं तो हमारा जो निर्धनता अनुपात हो जाएगा। यानी परसेंटेज, क्योंकि 100 गुणा किया गया तो परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब होता है मैथमेटिक्स में प्रति का मतलब 100, यानी 100 में कितने लोग गरीब हैं यह बताने का प्रयास करता है प्रतिशत।
उसी प्रकार से संपूर्ण जनसंख्या में पता कर सकते हैं। तो भारत में गरीबी मापने की तेंदुलकर विधि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। तो भारत में गरीबी मापने की विधियों में देखें तो पहले तेंदुलकर विधि को देख लेते हैं। तेंदुलकर विधि गरीबी सूचकांक किसमें, ग्रामीण भारत या रूरल इंडिया और शहरी भारत अर्बन एरिया। तो MPCE यानी ये 816 रुपये से जो कम कमाते हैं, 816 रुपये से जो गांव में रहने वाला व्यक्ति या ग्रामीण भारत का व्यक्ति, रूरल इंडिया का भारत का व्यक्ति 816 रुपये से यदि कम कमाएगा गांव में तो गरीब है। और ऐसे 25.7% लोग गरीब हैं तेंदुलकर विधि के हिसाब से। और दूसरा अर्बन इंडिया है, और वह यदि 816 रुपये से ज़्यादा कमाता है, यानी 816 रुपये से ज़्यादा कमाता है तो वह गरीब होगा। किसके लिए, शहरों के लिए। और ऐसे जो है जो शहरी गरीबी 13.7% गरीब शहरों में है, यानी लगभग देखें तो दुगुना है गांव में, इसके लगभग दुगुना है। संपूर्ण भारत में गरीबी 21.9% है, तेंदुलकर विधि गरीबी सूचकांक के अंतर्गत निकाला गया था। इसके बाद भारत में गरीबी मापने की रंगराजन विधि देखें तो रंगराजन विधि में ग्रामीण भारत, यहाँ पर देख सकते हैं 912 रुपये से कम कमाने वाला गरीब होगा ग्रामीण भारत में, और ऐसे 30.9% गरीब है। शहरी भारत में ये जो 1407 रुपये से जो कम कमाएंगे वो गरीब होंगे शहर में, और ऐसे 26.4% लोग गरीब, यानी इनके हिसाब संपूर्ण भारत में 29.9% गरीब थे रंगराज विधि से। ये दोनों विधियाँ इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, विधियों अक्सर पूछ देता है। भारत में गरीबी के संबंधी विभिन्न संगठनों के अनुमान देखें तो योजना आयोग जो 21.9% बताता है, तेंदुलकर विधि पर आधारित ये भी है। NSSO 29.9% बताता है, इसमें रंगराजन विधि पर आधारित है, यानी NSO रंगराजन विधि पर, और जो योजना आयोग तेंदुलकर विधि पर इसको बताता है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के आधार पर देखें, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय यदि $1.25 यानी देखें $1.25 से कम है तो वह गरीब हैं विश्व बैंक के हिसाब से, कि यदि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो है $1.25 से कम आय कमाता है या खर्चा कर पाता है तो ऐसे लोग गरीब हैं। और ऐसे लोगों की संख्या 32.68% है लोगों की संख्या के हिसाब से। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय जो है देखें $2 से कम है, $2 से कम है, तो ऐसे 74% लोग हैं जो कि गरीबी रेखा में हैं। ये जो है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक कहता है। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स MPI UNDP के हिसाब से 55.28% लोग गरीब हैं। इसके बाद MKC ग्लोबल इंस्टीट्यूट MGI से 56% लोग गरीब। गरीबी के आकलन संबंधित समितियाँ देख सकते हैं, यानी गरीबी एक सर पूछ देता है कि गरीबी संबंधित आकलन संबंधित समितियाँ कौन कौन से हैं। तो इसमें डॉक्टर वाई की अलग समिति है, लकड़ा वाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, और श्री रंगराजन समिति और अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, ये जो है सभी जो है गरीबी के आकलन संबंधित समितियां हैं भारत में। गरीबी के आकलन देखें तो असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी संस्था कमेटी ग्रामीण शहरी योजना आयोग देखें तो योजना आयोग क्या बताता है, इसमें बताता है 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति यदि कम खर्चा करते हैं तो गरीब हैं। और शहर में देखें तो 2100 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से कम खर्चा करते हैं तो वो गरीब हैं। सुरेश तेंदुलकर जी कहते हैं कि 816 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग, यानी यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति महीने में जो है 816 रुपये से कम प्रत्येक व्यक्ति, मतलब हर एक व्यक्ति यदि कम खर्च करता है तो वो गरीब है। और 972 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति यदि 972 रुपये से कम खर्चा करता है शहरों में तो वो गरीब है। रंगराजन कमेटी कहती है कि 972 रुपये, यहाँ 972 इन्होंने कर दिया, 972 रुपये प्रत्येक व्यक्ति यदि महीने में खर्च कर लेता है या उससे नीचे खर्च करता है तब तो गरीब है। और 1407 रुपया एक व्यक्ति मासिक उससे नीचे खर्च करता है तो वो गरीब है शहरों में। विश्व बैंक कहता है कि यानी 1.09 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय, या मासिक लिख दिया तो रुपये होना नहीं चाहिए, डॉलर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई मतलब नहीं है रुपया, ₹1 गलत हो जाएगा, यहाँ डॉलर रहेगा। तो $1.09 एक व्यक्ति यदि मासिक व्यय करता है तो यानी इससे ऊपर करेगा तो गरीब नहीं होगा, उससे नीचे करेगा तो गरीब होगा। नीचे के लिए गरीब है ये जो मानक है, $1 प्रति व्यक्ति से नीचे करेगा तो गरीब होगा, ऊपर करेगा तो अमीर हो जाएगा, ये भी याद रखना है। निर्धनता उन्मूलन के सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम दे सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। इसमें देखें पहला स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी SGSY 1999 चालू किया गया था।
ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के भारत के महान प्रधानमंत्रियों में शामिल अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो उन्हीं के समय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू की गई थी। इसको पूछता है SGSY, अक्सर पूछ देता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRRY 2021, ये गलत लिख दिया है, 13 लिख दिया, 2011-13 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना यानी SGRY 2001 में शुरू किया गया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SSRY जब रहेगा। SGSY यह है 1999 और ये 1997 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY 1993 में शुरू किया गया। आगे देखते हैं तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1977 में, यानी काफ़ी पहले 1977 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम 1982 में, ये भी इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ये भी भारत के महान प्रधानमंत्री में शामिल है, और भारत की एकमात्र महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, जिनको आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006 में, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह कार्यक्रम में आया था और बहुत ही पॉपुलर। इसको नरेगा, पहले ये नरेगा था, लेकिन इसको 2006 में शुरू किया। 2009 में जो इसको मनरेगा यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को 2009 से इसको महात्मा गांधी यानी मनरेगा कहा जाने लगा। ये सारे कार्यक्रम देखें तो निरंतर उनके सरकार द्वारा चलाए जाए प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। अब मुद्रास्फीति यानी मुद्रास्फीति मनी एंड इन्फ्लेशन को देख लेते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं, तो मुद्रा को देख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से, लेकिन मुद्रास्फीति अक्सर एग्जाम पूछता है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर ऑफ मनी देख सकते हैं। मुद्रा के प्रकार देख सकते हैं, तो यह जानकारी के रूप में दिया गया है। आय के रूप में मुद्रा को देख सकते हैं। इसके बाद सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी देख सकते हैं। हार्ड मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा, आंतरिक मुद्रा, बाह्य मुद्रा, काशन मुद्रा, यानी मुद्रा, ये सारी जानकारी है मुद्रा के रूप में, सारी जानकारी देख सकते हैं। तो यहाँ YB रेड्डी कमेटी था मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा को देख सकते हैं। मुद्रा के कार्य को देख सकते हैं। मुद्रा क्या काम करती है? प्राथमिक कार्य है, विनिमय माध्यम, मूल्य मापक है। द्वितीयक या गौण कार्य यह है, और आकस्मिक कार्य ये इसमें दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तरलता समुच्चय लिक्विडिटी एग्रीमेंट, मांग प्रेरित स्फीति, यानी स्फीति इसमें इंपॉर्टेंट है। हम स्फीति को देख रहे हैं, इन्फ्लेशन को देखें तो मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है समझ लेते हैं एग्जाम दृष्टिकोण से। मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ है मुद्रा के मूल्य में कमी होना, यानी मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुद्रा के मूल्य में कमी होना, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरे शब्द में मुद्रास्फीति वो स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। कहने का आशय हुआ कि आप यहाँ कह सकते हैं कि एक टोकरी पैसा लेकर जाएं और बदले में आपको जो है एक मुट्ठी वस्तु मिले, यानी उल्टा हो जाए। जैसे आप यहाँ पर अब वर्तमान में क्या ले जाते हैं? एक मुट्ठी पैसा ले जाते हैं और भर भर के एक टोकरी आप वस्तु लाते हैं। इसका उल्टा हो जाए कि आप जो है एक टोकरी भर के मुद्रा या धन ले जाएं और उसके बदले एक मुट्ठी आप वस्तु ले आएँ, तो ये मुद्रास्फीति कहलाती है। इसको संक्षेप में ऐसे ही कहा जाएगा। तो यहाँ पर मांग प्रेरित स्फीति होती है, स्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, लागत प्रेरित स्फीति होती है, इसको देख सकते हैं। या मुद्रास्फीति के प्रकार टाइप इन्फ्लेशन देख सकते हैं। लागत जन्य प्रेरित स्फीति होती है, रेंगती स्फीति होती है, चलती स्फीति, दौड़ती स्फीति, कूदती स्फीति, अति स्फीति, खुली तथा दबी स्फीति और मांग प्रेरित स्फीति। इस प्रकार से इतनी स्फीतियाँ हो सकती हैं और इसमें ये जानकारी सारी के बारे में दिया गया है, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। मुद्रास्फीति की अवधारणा इन्फ्लेशन आप कन्फ्लेक्स को देख सकते हैं। मुद्रा अस्फीति है, मुद्रा का अवमूल्यन है, गतिहीन स्फीति, मुद्रास्फीति, इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो मुद्रास्फीति के कारण क्या होते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है। मौद्रिक आय में वृद्धि संबंधित कारण और उत्पादन की मात्रा में कमी इसके कारण होता है। यानी पैसा तो खूब कमाए लेकिन उसके वस्तु जो है वो कम उत्पादन हो, तो ये मुद्रास्फीति के कारण बनता है। जैसे मुद्रास्फीति के मापन मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन देख सकते हैं। ये दो प्रकार से, पहला तो ये थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI से, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI से। CPI के रूप में मापने के लिए यहाँ देखें तो 3 प्रकार से माप सकते हैं, CPI UNMA और CPI AL, CPI IW, CPI AL से माप सकते हैं। थोक मूल्य सूचकांक यहाँ देख सकते हैं क्या है थोक मूल्य सूचकांक, इसके आधार पर देख सकते हैं। थोक मूल्य सूचकांक ये अप्रैल 2012 को दिया गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI को देख सकते हैं। इसके बाद न्यू IIP सीरीज को देख सकते हैं। सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। मुद्रास्फीति में नियंत्रण के उपाय, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ दिया गया मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के प्रभाव क्या होते हैं। तो यहाँ मुद्रास्फीति दिया गया, मुद्रा संकुचन क्या दिया गया, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ देता है एग्जाम कभी कभार। तो उत्पादक वर्ग यानी प्रोड्यूसर को क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ने पर लाभ होता है, जबकि मुद्रा संकुचन बढ़ने पर इसको हानि होती है। इसके बाद देखिए तो जो व्यापारिक वर्ग है यानी बिजनेस जो ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप वाले को मुद्रास्फीति बढ़ने पर लाभ होता है, जबकि मुद्रा संकुचन बढ़ने पर हानि होती है।
इसके बाद विनियोग में देखें तो अनिश्चित आय वालों को हानि होती है मुद्रास्फीति बढ़ने पर, जबकि मुद्रा संकुचन पर इनको लाभ होता है। अनिश्चित आय वालों के लिए, निश्चित आय वालों को तो हानि, अनिश्चित आय वालों को हानि होती है, इसमें लाभ होता है। ऋणी वाले को ये पूछ देता है कि ऋणी व्यक्ति को क्या होता है, तो जो ऋण लिया है वो मुद्रास्फीति बढ़ने पर उसको लाभ होता है, और जबकि मुद्रा संकुचन पर हानि होता है। ऋणदाता, ऋण देने वाले को देखें तो इसमें हानि उठाना पड़ता है, यानी उसका उल्टा हो जाता है, और मुद्रा संकुचन पर उसको लाभ होता है। श्रमिक वर्ग को हानि, लाभ दोनों होता है। उपभोक्ता में देखें तो स्थिर आय वालों को ये स्थितियाँ होती है, इसमें देख सकते हैं कि यह मुद्रास्फीति के दौरान क्या क्या होता है। समिति देश मुद्रास्फीति की इष्टतम दर देख सकते हैं। तारापुर समिति भारत में यह 3.5% है। सुखमय चक्रवर्ती समिति भारत में 4% है। श्रीरंगझार समिति भारत में यह अविकासशील देश यहाँ देख सकते हैं विकसित देश की यह स्थिति है। मुद्रास्फीति की इष्टतम दर है यह। इसमें देख सकते हैं मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय, यानी कंट्रोल करने के क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो मौद्रिक उपाय से और अन्य उपाय से। मौद्रिक उपाय से कैसे कंट्रोल करेंगे, तो नई मुद्रा का निर्गमन कर देंगे, नोट निर्गमन पर नियंत्रण कर देंगे, साख व मुद्रा पर नियंत्रण कर देंगे। दूसरे प्रकार से कैसे करेंगे, यानी दूसरा जो है आपका है, दूसरे प्रकार में करों में वृद्धि करके नियंत्रण किया जा सकता है। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि किया जाएगा, नए कर लगा सकते हैं, संतुलित बजट बना सकते हैं, बचतों को प्रोत्साहन कर सकते हैं। विनियोगों पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी करके मुद्रा का अधिक मूल्यन कर देंगे। मजदूरी प्रबंधन और नियंत्रण करके जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्य उपाय में है उत्पादन में कमी करके वस्तुओं का आयात करके, संग्रहण पर रोक लगा के, मूल्य नियंत्रण पर राशनिंग करके, सट्टे पर रोक लगा, लाभ वितरण करके जो है हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। मंदी, डिस्प्लेशन क्या होता है इसको देख लें तो जब अर्थव्यवस्था में मांग का स्तर अत्यंत निम्न हो तथा उत्पादन में कमी होने लगी, जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ने लगे, तो स्थिति ही मंदी कहलाती है। डिफिनेशन देखते हैं, जो अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्र को प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था संपूर्ण क्षेत्र मतलब प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, यानी कृषि को भी, उद्योग को और सेवा को भी, जबकि अवमंदन का प्रभाव सीमित क्षेत्र पर होता है। मुद्रा संवूफन या मुद्रा विस्फीति, एक जगह पूछता है कि मुद्रा विस्फीति, डिफ्लेशन क्या कहलाता है। मुद्रा संकुचन वो स्थिति है, मुद्रा संकुचन हो या विस्फीति एक है। मुद्रा संकुचन वही स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता जाता है और वस्तुओं का मूल्य घटता जाता है। वास्तव में मुद्रा संकुचन भी मूल रूप से सरकारी नीतियों के कारण होती है। जब देश का भुगतान संतुलन निरंतर पक्ष सकारात्मक में और विदेशों में स्वर्ण अथवा पूंजी के निरंतर आयात होने पर न तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि और नई वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की मात्रा में वृद्धि हो, नई वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो, तो मुद्रा विस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रा विस्फीति के कारण क्या होते हैं, यानी मुद्रा स्फीति को पहले समझ लेते हैं। मुद्रा स्फीति क्या है, इसके बाद विस्फीति अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रा विस्फीति मुद्रा स्फीति की विपरीत होती है, यानी मुद्रा विस्फीति जो होती है मुद्रा स्फीति की विपरीत होती है, परंतु साथ ही यह मुद्रा विस्फीति मुद्रा स्फीति के सतत उच्च स्तर का परिणाम भी है। यह यानी एक ऐसा समय आता है जब उत्पादन अधिक बढ़ जाता है, यहाँ तक कि वह मांग की सीमा भी पार कर जाता है, तब वस्तुओं की बिक्री न होने के कारण धीरे धीरे मूल्यों में गिरावट आने लगती है, जिससे मूल्य गिरने लगते हैं, अर्थव्यवस्था मंदी आने लगती है। इसमें देखें तो मुद्रा के प्रसार में कमी यानी डिक्रीजिंग करेंसी फ्लो, इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक होते हैं। बैंक दर में वृद्धि कर दी जाए, खुले बाजार की प्रक्रिया, सरकार की कराधान प्रणाली के कारण, उत्पादन या पूर्ति में वृद्धि करके, यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई में। मुद्रा संकुचन का प्रभाव देखते हैं किस प्रकार से इफेक्ट ऑफ डिप्लेशन क्या होता है। सामान्य जनता को लाभ होता है इससे, बेनिफिट टू कॉमन में। उद्योग तथा व्यापार को आघात होता है, स्ट्राइक, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। कृषकों को हानि उठानी पड़ती है, मजदूरों को हानि उठानी पड़ती है। नौकरी पेशा वर्ग को लाभ होता है, सरकार की आय का कम हो जाती है, बैंक की व्यवस्था को आघात पहुँचता है। मुद्रास्फीति और विस्फीति की तुलना कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या तुलना है। तो स्फीति और विस्फीति दोनों समाज के लिए रोग के समान है, परंतु विस्फीति स्फीति की तुलना में अधिक संकटपूर्ण है, यानी विस्फीति जो स्फीति की तुलना में अधिक संकटपूर्ण। विस्फीति अर्थव्यवस्था में घोर निराशा की स्थिति होती है, स्फीति अर्थव्यवस्था में आशावादी की स्थिति बनाए रखती है। मुद्रा अपस्फीति अब आ गया, तो मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं, नीतियां, उपाय सम्मिलित जो मुद्रा स्फीति के वेग को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मुद्रा विस्फीति या संकुचन की तरह ही दिखाई देता है मुद्रा अपस्फीति। इसमें देख सकते हैं सारी जानकारी। मुद्रा का अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यहाँ देख सकते हैं भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। पहला देखें तो 1949 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय, 1986 में लाल बहादुर शास्त्री के समय, 1991 में CV चंद्रशेखर के समय जो है मुद्रा का अवमूल्यन किया गया भारत में 3 बार। अवमूल्य या मुद्रा ह्रास को देख सकते हैं यहाँ पर, यानी मुद्रा ह्रास में देश की मुद्रा को आंतरिक कीमत में कमी आ जाती था, अवमूल्य से मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम किया जाता है। सारी जानकारी इसमें है।
सस्ती मुद्रा नीति और महंगी मुद्रा को इसमें देख सकते हैं। विमुद्रीकरण यानी डिमॉन्स्ट्रेशन आरबीआई एक्ट के तहत देखें, जब सरकार मुद्रा किसी प्रतिरूप जैसे नोट या सिक्कों को प्रचलन से बाहर करने का निर्णय लेती है तो इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहते हैं। भारत ने 8 नवंबर 2016 इंपॉर्टेंट है कि 8 नवंबर 2016 से 500 तथा 1000 के नोटों का प्रयोजन से बाहर करने घोषणा की, जो कि विमुद्रीकरण का ही एक उदाहरण है। विमुद्रीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं? काले धन ब्लैक मनी को समाप्त करना, जाली नकली नोटों के कारोबार को समाप्त करना, आतंकवादी संगठनों द्वारा प्रयुक्त नकली नोटों को अमान्य कर उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, कर चोरी टैक्स इन्फ्लेशन को रोकना इत्यादि। उर्जित पटेल समिति के प्रमुख सुझाव देख सकते हैं। उर्जित पटेल समिति ने सुझाव दिया 2014 से के प्रारंभ में 12 महीनों के भीतर इस दर को 8% तक लाया जाए एवं अगले 12 महीनों में इसे 4% के स्तर पर लाया जाता था। 4+-2% का लक्ष्य तय किया जाए एवं नीतियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए कि सीपीआई की दर 2 से 4% के मध्य ही रहे। भारत में बैंकिंग प्रणाली है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में बैंकिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के कारण क्या रहे? तो लोकतांत्रिक और समाजवादी आदर्शों का पालन करना, वित्तीय प्रणाली से सभी को जोड़ना, ब्याज दरों में समानता लाना, असंगठित बैंकिंग की अव्यवस्थाओं को दूर करना, आर्थिक और सामाजिक शोषण को रोकना, वित्तीय व्यवस्था को निजी नियंत्रण से मुक्त करना, वित्तीय समावेश को बढ़ावा। समग्र रूप से ये आर्थिक समाजवाद की दिशा में एक कदम था। भारत में स्थापित बैंक को देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पुराना जो बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में स्थापित कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1833 में, इलाहाबाद बैंक देखें ये भी पुराना में शामिल 1854 में, अवध कमर्शियल बैंक 1881, पंजाब नेशनल 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में, इंपीरियल बैंक जो 1921 में स्थापित किया गया था। सबसे पुराना इसमें कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहा, जो कि 1770 में स्थापित हो गया था। इसके बाद भारत में स्थापित बैंकों में देखें तो मैसूर बैंक ऑफ मैसूर 1931 में, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एसबीआई 1955 में, आईडीबीआई 1964 में, आईसीआईसीआई 1994 में, एचडीएफसी 1977 में, एक्सिस बैंक देखें तो 1993। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। तो आरबीआई के बारे में देखें, अधिसूचित बैंक 235 है। रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची से सूचीबद्ध है। इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 90, अनुसूचित सहकारी बैंक 69 हैं। तो इसके अंतर्गत देखें जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो 90 हैं, इसमें विदेशी बैंक 43 है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देखें 26 हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बैंक 82 और निजी क्षेत्र के बैंक इसमें शामिल 26 हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो 26 उसमें देखें तो एसबीआई तथा उसके सहयोगी बैंक 20 हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक 20 हैं, यानी 19 प्लस आईडीबीआई बैंक लिमिटेड इसमें शामिल हैं। इसके बाद अनुसूचित सहकारी बैंक जो 69 उसमें देखें तो सहकारी बैंक जो 53 है और राज्य सहकारी बैंक 16 हैं। भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम 2006 देखें, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 2006 देखें। इसमें क्या दिया गया है? तो वर्ष 2006 से लागू इस संशोधन अधिनियम द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 संशोधन कर भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वह बिना किसी न्यूनतम या उच्चतर दर के वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरक्षित नकद अनुपात यानी CRR निर्धारित कर सकता है। इस अधिनियम के नकदी आरक्षण की न्यूनतम 3% सीमा को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद आरबीआई की मौद्रिक नीति के उपकरण विधियां यानी इंस्ट्रूमेंट मेथड फॉर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की जो है, इसमें जो नीतियां हैं, दूसरा गुणात्मक है, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की नीतियों पहला परिणात्मक में देखें, परिणात्मक में यह है आरबीआई की 2 नीतिगत दरें, उसमें रेपो दर होता है, रेपो दर, दूसरा रिवर्स रेपो दर होता है। आरबीआई के नीतिगत अनुपात यानी ये नीतिगत दरें हैं और नीतिगत अनुपात में इसमें देखें तो यह आपका शामिल होता है नगद आरक्षित यानी CRR और वैधानिक तरलता अनुपात होता है यानी SLR होता है। इस खुले बाजार की प्रक्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन इसी में शामिल है। सीमांत अस्थायी सुविधा दर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है। तरल समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी इसी में शामिल है। इसके बाद गुणात्मक में क्या होता है? सीमांत आवश्यकता मार्जिनल रिक्वायरमेंट, साख की राशनिंग होती है यानी राशनिंग ऑफ द क्रेडिट। इसके बाद जो है नैतिक प्रभाव मोरल सिक्यूशन होता है। इसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन, मर्चेंट डिस्काउंट यानी मर्चेंट डिस्काउंट यानी MDR शामिल, आनुवंशिक आवश्यकता कोलेट्रल रिक्वायरमेंट। ये जो इस आरबीआई के जो है ये उपकरण इंस्ट्रूमेंट हैं परिणात्मक और गुणात्मकों में देख लिया। अब बारी बारी सबको देखते हैं। पहला जो है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को देखें तो व्यापारिक बैंकों कमर्शियल बैंकों अपने कुल जमा का एक निश्चित अनुपात अपने पास नकद याद रखना है। कोई जो कमर्शियल बैंक है अपने कुल जमा का एक निश्चित अनुपात अपने पास नगद, स्वर्ण एवं अल्पकालिक आभारिक
सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित रखना होता है। कुल जमा की इस अनुपात को ही वैधानिक तरलता अनुपात या SLR कहते हैं। यह अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा मौद्रिक नीति के उपकरण के रूप में इसमें समय समय पर परिवर्तन किया। इसके बाद CRR को देख सकते हैं। यह आरक्षित अनुपात वह राशि जिसमें बैंकों के द्वारा अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक के पास रखना। ये तो अपने पास रखते थे, अब CRR जो है यह एक निश्चित भाग रिजर्व बैंक को पास रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक इस अनुपात को इसलिए बनाए रखता है ताकि बैंकों को डिफॉल्टर होने से बचाया जा सके। इसके बाद बैंक दर देखें तो इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत यानी कोलेटरल सिक्योरिटी पर दिए जाने वाले ऋणों पर दिए जाने वाले दर को बैंक दर कहते हैं। बैंक दर प्रतिभूतियों के पुनः खरीद के लिए कोई सुविधा प्रदान नहीं करता। बैंक दर मात्र एक बट्टा डिस्काउंट दर है। बैंक दर का संबंध वाणिज्यिक बैंकों तथा अपनी नकदी की तुरंत भरपाई करने सुविधा से। इसका रेपो दर देख लेते हैं तो इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना जमानत के ऋण नहीं दिए जाते हैं। इसके लिए बैंक प्रतिभूतियों को जमानत के रूप में RBI के पास रखा जाता है। ऐसे ऋणों पर ली जाने वाली दर को रेपो दर कहते हैं। यानी जो वाणिज्यिक बैंक है जो रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं वो रेपो दर पर होता है। रेपो दर प्रतिभूतियों को पुनः खरीद कर अनुमति देता है। प्रतिभूतियों के धारक उन्हें भविष्य में किसी भी समय पुनः खरीद सकते हैं। अतः रेपो दर को पुनः खरीद भी कहा जाता है, यानी याद रखें रेपो दर को पुनः खरीद दर भी कहा जाता है। रेपो दर से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पकालिक ऋण लेना है। तो यही हमने बताया कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं RBI से ऋण लेते हैं और रेपो दर होता है। और रिवर्स रेपो दर इसका उल्टा होता है। रिवर्स रेपो में जो RBI बैंकों से ऋण लेता है। तो प्रमुख बैंक की दरें इसमें 25 अप्रैल 2022 तक की दरें इसमें दी गई, हालांकि इसको अपडेट जो है समसामयिक घटना चक्र के रूप में इसको अपडेट कर दिया गया है, या जो आपके इस पर जो करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण लेक्चर बनाए जा रहे हैं समसामयिक घटना चक्र की जो दृष्टि है उसको आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर के। स्विफ्ट देखें क्या घटनाएं हैं। स्विफ्ट किसे कहते हैं? इस व्यवस्था के माध्यम से क्रेडिट लेन देन को संदेश किसी विदेशी बैंकों को दिया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें से धन के लेन देन को लेकर बैंक की सहमति और गारंटी होती है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR इंपॉर्टेंट है। बैंक डेबिट व क्रेडिट कार्ड सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मर्चेंट व्यापारिक इकाई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR वसूलते हैं। यह शुल्क बैंकों यानी POS पॉइंट ऑफ सेल लगाने वाली कंपनियों वीजा मास्टर कार्ड गेट में बांटा जाता है। व्यापारी को POS के जरिए भुगतान ग्रहण करने पर MDR की अदायगी व्यापारी द्वारा बैंक की जाती है, लेकिन व्यापारी ग्राहक को MDR वसूल होते हैं। सारी जानकारी इसमें। इससे भारत में वाणिज्यिक बैंक देखें। वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार यानी कमर्शियल बैंक इंडिया अनुसूचित बैंक है, अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक है, दूसरा गैर अनुसूचित बैंक नॉन शेड्यूल बैंक है। अनुसूचित बैंक देखें तो अनुसूचित बैंक ऐसे बैंक जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम अनुसूची की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इसको देख सकते हैं यहाँ पर। यह है बैंक की प्रतिशत पूंजी और संचित कोष 25 लाख रुपए से कम न हो। गैर अनुसूचित बैंक देख सकते हैं कि जो बैंक RBI एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किए गए। ये भारत में कार्यरत प्रमुख विदेशी बैंकों को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड्स एंड चार्टर्स बैंक ब्रिटेन का है, HSBC हांगकांग का है। इसके बाद एक सिटी बैंक अमेरिका का, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का, ड्यूस बैंक जर्मनी का, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड अमेरिका का, बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया कनाडा का, बैंक ऑफ अमेरिका का है। तो ये विदेशी बैंक रहे। इसके बाद एक सारी जानकारी है। वाणिज्यिक बैंकों के कार्य में देख सकते हैं जमा स्वीकार करना एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, बचत जमा करना सेविंग डिपॉजिट, मांग जमा करना डिमांड डिपॉजिट, सावधि जमा फिक्स डिपॉजिट। इसके बाद अग्रिम ऋण देना एडवांस लोन, शाख नियंत्रण क्रेडिट क्रिएशन, विभिन्न सेवाएं मिसलेनियस सर्विस। बैंकों के लिए 4D अवधारणा 4D कंसेप्ट ऑफ बैंक। केंद्रीय वित्त मंत्रालय 27 यानी फरवरी 2015 के आज से 10 साल पूर्व ही आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत कर बैंकिंग क्षेत्र के विकास के 4D अवधारणा 4D कंसेप्ट की अवधारणा बताया था। यानी 4D इसमें देख सकते हैं कौन पहला डिफरेंस है, दूसरा देखें तो डिसेंटर है, दूसरा यानी पुनः फोकस करना विभिन्नता है, वैविध्यता डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिफाई, और विनियंत्रण यानी डीरेगुलेटेड जो है ये 4D है। किसके लिए 4D है? बैंकों के लिए 4D अवधारणा, जो कि 27 फरवरी 2015 को यानी आज से 10 साल पूर्व ही पेश किया गया था। RBI शाख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल ऑफ RBI के परिणात्मक है, दूसरा गुणात्मक है। इसको हमने देख लिया था ऊपर, लेकिन यहाँ एक रूप में यहाँ पर देख सकते हैं परिणात्मक क्वांटिटी, और यहाँ जो है क्वांटिटेटिव है, और यहाँ पर भी गुणात्मक ये है। यहाँ पर देखें जो आपका 3 प्रकार का बैंक दर है, खुले बाजार की क्रिया, आनुपातिक कोष है। बैंक दर में देखें तो आधार दर पर प्रणाली 2010 है, MCLR सीमांत लागत उधारी दर है, उधार दर प्लस परिचालन लागत प्लस CRR लागत प्लस रेपो दर इसमें शामिल है। खुले बाजार क्रिया में RBI प्रभुत्वों का क्रय विक्रय इसमें रेपो MSF है, रिवर्स रेपो LFF है। अनुपातिक कोष में देखें तो अनुपातिक कोष में CRR होता है यानी कैश रिजर्व रेशियो होता है, यानी ICRR MS
बॉन्ड एसडीएफ होता है, एसएलआर इसमें शामिल है। अनुपातिक कोष के अंदर गुणात्मक में देखें तो चयन, साख नियंत्रण, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई होता है। बैंक क्षेत्र में सुधारक समितियों को देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नरसिंहन फर्स्ट समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है और इसके एक कार्य देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नरसिंह सेकंड समिति 1998 में गठित की जाती है और ये देखें तो 1991 में गठित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, इस समितियों को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखें इंद्रधनुष योजना जो है, इंद्रधनुष योजना देखें, इंद्रधनुष योजना के 7 सूत्र इसमें है। नियुक्तियाँ, बैंक, बोर्ड, ब्यूरो, पूंजीकरण, प्रशासनिक स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, जवाबदेही की योजना बनाना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर दाव हटाना इत्यादि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर देख सकते हैं, ये लोग गवर्नर रह चुके हैं, शक्तिदान वर्तमान में जो है वह, तो यहाँ पर आरबीआई गवर्नर देख सकते हैं जो कि शक्तिकांत दास जी थे, रिटायरमेंट हो चुके हैं और इनके स्थान पर कोई मल्होत्रा जी आ चुके हैं। इसको पूर्णतः याद नहीं है, उसको आप देख सकते हैं कि ये बदल चुके हैं, मल्होत्रा जी आ चुके हैं वर्तमान में जो है आरबीआई गवर्नर के रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसल मानक, जो बेसल मानक बैंकिंग संबंधित है, इसको आप देखें यहाँ। तो बेसल मानक क्या है, 1974 में जर्मन बैंक ऑफ स्टेट के विफल होने के पश्चात G10 देश कौन है, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका ने पूंजीगत बैंकों द्वारा बैंकिंग मानकीकृत नियमों के मुद्दे पर एक दिशा निर्देश हेतु प्रयास किया। तो इसी क्रम में देशों ने लग्जमबर्ग के साथ मिलकर 1974 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के तत्वाधान में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन यानी BCBS गठन किया था। इसे ही बेसल मानक कहा जाता है। इस समिति ने बैंकिंग सुधारों अपने 3 से तैयार किए थे, यानी बेसल फर्स्ट इसको देख सकते हैं 1988 में है, बेसल सेकंड इसको जून 2004 में इसको प्रस्तुत किया गया था, बेसल थर्ड देखें 2008 में इसको प्रस्तुत किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है नोट इसका 30 जून 2010 तक बेसल गणना के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की CRAR 11.7%, बेसल थर्ड में 7%, टीयर पूंजी 9%, सामान्य इक्विटी 7%। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार गठित कुल महत्वपूर्ण कमेटियों देख सकते हैं। तो 1991 में गायपोरिया समिति बनी थी ग्राहक सेवा सुधार हेतु। 1993 में घोष समिति बनी बैंकों में धोखाधड़ी रोकने हेतु। 1993 में नायक समिति बनी थी लघु एवं मध्यम उद्योगों ऋण उपलब्ध कराने हेतु। इसके बाद 1997 में तारपुर समिति विदेशी विनिमय पूंजी खाता परिवर्तन हेतु। 1958 में खान समिति यूनिवर्सल बैंकिंग के कोरम हेतु। 2001 में रेड्डी समिति छोटी बचतों से जुड़ी अर्थव्यवस्था में सुधार। 2001 में खन्ना समिति गैर निष्पादन अस्थियों के रूपरेखा परिवर्तन। 2007 में दीपक पारेख समिति बनी थी। 2009 में सुब्बा राव समिति, डी सुब्बा राव जो बाद में यह भारत के आरबीआई गवर्नर बने थे। और 2008 में जनाल कमेटी बनी थी, ये भी आरबीआई गवर्नर बने थे। 2009 में बीजी कानन समिति बनी थी। आरबीआई गवर्नर को हमने देखा था, यहाँ देख सकते हैं कि ये रघुराम गोविंद राजन यानी डी सुब्बा राव जी, इसके बाद डी सुब्बा राव जी यहाँ पर हैं और रघुराम गोविंद राजन, उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, बीमन जालान इत्यादि को देख रहे। श्री रंगराजन कमेटी ही बनी थी, ये देख सकते हैं। भारत में निर्धारता के निर्धारण के लिए आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। इसमें देखें मनमोहन सिंह भी, यानी मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री बाद में बने, वो आरबीआई गवर्नर रह चुके थे। यानी मनमोहन सिंह को देखें, डॉक्टर मनमोहन सिंह महान अर्थशास्त्री, भारत के महान वैज्ञानिकों अर्थशास्त्रियों में शामिल हैं, जो कि देखें दिसंबर 2024 में ये जो है इनका निधन हो गया था। तो इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ देखें तो भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके थे और इनका समय देख सकते हैं यह है कि 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक आरबीआई गवर्नर रहे। और इसके बाद ये भारत के वित्त मंत्री भी थे, यानी इन्हीं के समय LPG लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया था। और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी थे, यानी यह वित्त मंत्री भी थे, योजना आयोग के अध्यक्ष भी थे। यानी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों रह चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री थे तो योजना आयोग के अध्यक्ष अपने आप हो जाएंगे, उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे और ये आरबीआई के गवर्नर भी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में जानकारी। बैंकिंग लोकपाल भी आता है, इसको देख सकते हैं 14 जून 1995 से। बैंक्स ऑफ ब्यूरो को देख सकते हैं, सारी जानकारी इसमें कवर की गई है। बैंक्स ऑफ ब्यूरो में कोर बैंकिंग समाधान CBS क्या है, ये भी है। CAR क्या है, बैंक राव कोट महिंद्रा को देख सकते हैं यहाँ पर। यस बैंक को यह गैर निष्पादन संपत्ति यानी NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, एग्जाम महत्वपूर्ण है यह। बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण की किस्तों के भुगतान में जब 90 दिनों से अधिक का विलंब हो जाता है तो ऐसी संपत्ति को NPA कहते हैं। अक्सर जहाँ पूछ देता है कि कितने दिनों के बाद संपत्ति होने का उसको NPA घोषित, तो 90 दिन को याद रखना है। बैंकिंग क्षेत्र में NPA की पहचान। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में संबंध में NPA की पहचान के लिए 31 मार्च 2014 से 90 दिनों के विलंब के मानक को स्वीकार कर लिया गया है। गैर निष्पादन संपत्तियों की वृद्धि के प्रमुख कारण को देख सकते हैं, ये कारणों में शामिल है। निजी बैंक, यहाँ देखें तो बैंक स्थापना वर्ष, अध्यक्ष मुख्यालय कहाँ है, हालांकि अध्यक्ष वर्तमान में बदल चुके हैं, लेकिन ये
स्थापना और मुख्यालय ये कांस्टेंट रहेंगे, अध्यक्ष को आप अपडेट कर सकते हैं। ICICI बैंक देखें तो 5 जनवरी 1994 बड़ौदा गुजरात में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर। HDFC बैंक देखें तो अगस्त 1994 में ही इसका है, ये जनवरी में अगस्त में इसका मुख्यालय मुंबई में। एक्सिस बैंक देखें तो ये 3 दिसंबर 1993 मुंबई में। टाइम्स बैंक देखें तो 1994 मुंबई में। और पंजाब बैंक 1894 में न्यू दिल्ली में, यानी बहुत पहले पंजाब बैंक है, गलत लिख दिया है, यानी 1994 ही होना चाहिए, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर। एनपीए की समस्या के समाधान के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कदम को यहाँ देख सकते हैं। सरकार क्या कदम एनपीए के लिए उठाई है, तो SAFI अधिनियम 2002 लाया गया था सरकार। एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनी ARC लाया गया। 5/25 योजना लाई गई है। इसके बाद बैड बैंक की संकल्पना लाई गई है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं यह ऋण वसूली अधिकरण डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DTR बनाया गया है। S4A सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट लाया गया है, SDR लाया गया है। स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग का जो प्रावधान किया गया है। इसके बाद देखें भारतीय वित्तीय संस्थाएं, इंडियन फाइनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशन क्या है, तो इसमें भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंक को आप देख सकते हैं, यानी इसमें शामिल है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक भारतीय वित्तीय संस्थाएं इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तहत शामिल है। और इसके बाद भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं नाबार्ड को। नाबार्ड की स्थापना देखें तो 12 जुलाई 1982 को, ये याद रखना 12 जुलाई 1982 शिव रमन सिंह समिति को भी याद रखना है कि शिव रमन सिंह समिति, यानी इसका पूरा रूप क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड है। स्थापना है किस समिति पर, संस्कृतियों कृषि और लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, हस्तशिल्पों एवं गाँव के अन्य आर्थिक गतिविधियों के संबंध हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। लीड बैंक देखें तो बैंकों में प्रगति से क्षेत्रीय पहुंच के लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए वर्ष 1970 लीड बैंक की शुरुआत की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य प्रणाली को गठित प्रमुख सूचियों में देख सकते हैं। दांतेवाला समिति 1970 में, फ्रिकियार्ड समिति, क्रेफी कार्ड समिति 1979 में, खुसरो समिति 1979 में, केलकर समिति 2004 में गठित की थी। ग्रामीण अवसंरचना विकास इत्यादि भारत के प्रमुख वित्तीय संस्थाएं देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला देखते हैं RBI ही है, 1 अप्रैल 1935 गठित थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी FCI 1948 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ICICI जनवरी 1955 में गठित थी। भारतीय स्टेट बैंक SBI जुलाई 1955 में। भारतीय जीवन बीमा निगम LCI सितंबर 1956 में। भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI 1 फरवरी 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI जुलाई 1964 में। भारतीय साधारण बीमा निगम LCI नवंबर 1972 में। भारत निर्यात आयात बैंक एक्सिस बैंक 1 जनवरी 1982 को। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक इन नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI 20 जुलाई 1985 को। भारतीय राष्ट्रीय आवास बैंक यानी NBH जुलाई 1988 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI 1990 में स्थापित किया गया था। भारतीय यूनियन ट्रस्ट UTI को देख सकते हैं।